जय हिंद आप सभी को। देखिएगा आपका एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब आपको कुछ मैं जरूरी बात पूछता हूं, बताओ भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वो है टिहरी डैम जो भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। अच्छा जी, नाथपा झाकरी बांध कहां पर है? नाथपा झाकरी बांध कहां पर है? ये सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। सरदार सरोवर बांध कहां पर है? ये नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। इडुक्की बांध कहां पर है? ये केरल में है, पेरियार नदी पर। ओंकारेश्वर बांध, क्या ओंकारेश्वर बांध कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। पूछा गया सवाल था कई बार। नागा अर्जुन सागर बांध कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है, जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अच्छा जी, अलमाटी बांध कहां पर है? बताओ। अलमाटी, भगवान कृष्ण मिट्टी खाते थे, अलमाटी, तो ये कृष्णा नदी पर है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं अलमाटी डैम है किस राज्य में? ये आपके लिए छोड़ देता हूं, एक बार दोबारा रिवीजन करिएगा मेरे साथ ध्यान से। जो चीजें पूछ, भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम, भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। नाथपा झाकरी पूछा था जो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। एक था ओंकारेश्वर बांध, ये मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर है। एक पूछा था इडुक्की बांध, क्या इडुक्की बांध? ये पेरियार नदी पर है, केरल में। सरदार सरोवर बांध ये आपका गुजरात में, नर्मदा नदी पर। ओंकारेश्वर बांध ये मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। नागा अर्जुन सागर बांध कहां पर है? बताओ जल्दी से। ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। याद हो जाएगा? याद हो जाएगा, बार बार याद रखिएगा। ये आप नोट्स बनाइएगा तब तो मजा आएगा मेरे भाई, बाकी आपकी मर्जी है भैया। पेपर में बार बार पूछे गए सवाल हैं। अब कुछ जरूरी मेलों के बारे में आपको बताता हूं। चलो मैं एक पूछता हूं आपसे, मलमास मेला कहां का है? बताओ किस राज्य का है मलमास मेला? पूछा गया सवाल था। यह है बिहार का। बिहार का एक और फेमस है, वो है सोनपुर मेला। क्या सोनपुर मेला और मलमास मेला ये दोनों ही बिहार के और बहुत जरूरी है। मलमास सोनपुर, मलमास सोनपुर, दोनों ही मेले जो है वो कहां के? वो बिहार के। कहां के? बिहार के। आगे देखिएगा, जरूरी है। एक और याद रखिए, गुजरात के दो बड़े फेमस हैं, एक है माधवपुर मेला, एक है माधवपुर मेला। माधवपुर मेला कहां का है? गुजरात में लगता है। और एक है शामलाजी मेला। क्या? एक तो माधवपुर मेला हो गया और दूसरा हो गया शामलाजी मेला। माधवपुर मेला, शामलाजी मेला, शामलाजी मेला, माधवपुर मेला, ये दोनों ही गुजरात में। कहां पर है? दोनों ही गुजरात में, आपको भूलना नहीं है। अच्छा, राजस्थान के दो बहुत बड़े फेमस मेले लगते हैं, बहुत बड़े। एक तो तुमको याद होगा पुष्कर मेला, लेकिन इसके अलावा एक है जो पूछा गया सवाल था, ठीक है, वो पूछा गया था कि गणगौर मेला कहां लगता है? क्या गणगौर मेला कहां? तो गणगौर मेला और पुष्कर मेला, और एक और होता है कोलायत मेला। क्या गणगौर मेला, पुष्कर मेला और कोलायत मेला, ये दोनों ही राजस्थान में लगते हैं। कहां पर लगते हैं? राजस्थान में लगते हैं। एक बार रिवीजन करवा देता हूं, कोलायत मेला, पुष्कर मेला, गणगौर मेला, गणगौर मेला, पुष्कर मेला, कोलायत मेला, ये तीनों के तीनों राजस्थान में लगते हैं। बार बार रिवीजन करेंगे तब याद होगा, आप इतना हल्के में मत लीजिएगा, नोट करते जाइए, लिखते जाइए। गणगौर मेला, पुष्कर मेला, कोलायत मेला, ये राजस्थान में, याद रहेगा। अच्छा जी, अब हिमाचल प्रदेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया सवाल था। पूछा गया था कि मिंजर मेला कहां लगता है? क्या पूछा गया था? मिंजर मेला कहां लगता है? बताओ जल्दी से, कहां लगता होगा? मिंजर मेला लगता है हिमाचल प्रदेश में। रेणुका मेला कहां लगता है? हिमाचल प्रदेश में। मिंजर मेला, रेणुका मेला, मिंजर मेला, रेणुका मेला, ये हिमाचल प्रदेश में लगता है। अच्छा, कोलायत मेला कहां लगता है? कोलायत राजस्थान में, अभी बताया था, भूल गए। और एक और हिमाचल प्रदेश का, तीन बहुत फेमस है, तीनों को याद कर लीजिएगा। डोगरी मेला, रेणुका मेला और मिंजर मेला, ठीक है। डोगरी मेला, रेणुका मेला और मिंजर मेला, ये तीनों के तीनों मेला जो होते हैं वो हिमाचल प्रदेश के बहुत ज्यादा फेमस हैं, ठीक है। आगे देखिएगा। अच्छा, कैला मैया का मेला कहां लगता है? बताओ किस राज्य में लगता है? मां कैला देवी का, ठीक है, ये राजस्थान के करौली जिले में लगता है, ठीक है। वो हमारी ईस्ट है, मतलब हमारी जो कुलदेवी है, कैला मैया की जय हो भाई, उनकी दुआ दृष्टि ऐसे ही बनी रहे। अच्छा, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा फेमस देखिएगा, उत्तर प्रदेश में आप 3-4 याद कर लीजिएगा, बार बार बताइएगा। डोंगरी मेला कहां लगता है? जो अभी मैंने आपको बताया था, वो हिमाचल प्रदेश में लगता है। देवी पाटन मेला कहां लगता है? बताओ। उत्तर प्रदेश में लगता है। देखो सुनो, 3-4 है, इनको आप याद कर लेना, ठीक है। इनके अगर आपको जिलेबी याद हो तो बता दीजिएगा। देवी पाटन, ठीक है, देवी पाटन मेला जो लगता है उत्तर प्रदेश में लगता है। अच्छा, देवा शरीफ मेला भी लगता है, ढाई घाट मेला भी लगता है। ढाई घाट मेला तो शायद शाहजहांपुर में है। नौचंदी मेला ये भी उत्तर प्रदेश, नौचंदी मेरठ में लगता है, ढाई घाट शाहजहांपुर में लगता है। देवा शरीफ आई थिंक बाराबंकी में लगता है।
बाकी देवी पाटन शायद बलरामपुर में, बाकी आप बता देना। बट ये मेले जो हैं देवा शरीफ, ढाई घाट और नौचंदी मेला, ये उत्तर प्रदेश के मेले हैं, बहुत ज्यादा फेमस है, बार बार याद रखिए। देवा शरीफ, देवा रे देवा, बार बार बोल रहे हैं तो 12 बंकी हो गया। ढाई घाट शाहजहांपुर, क्या ढाई घाट शाहजहांपुर हो गया। नौचंदी मेला तो मेरठ का बहुत बड़ा फेमस मेला है, नौचंदी मेला, इसको आप याद रखें। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, मैं आपसे ये पूछूं कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो बताओ भैया जल्दी से, जल्दी बताओ। वो है काली मिट्टी। ये से पूछा गया सवाल था मिट्टी। चलो मिट्टी के ही मैं कुछ चीजें बता देता हूं जो जरूरी है। काली मिट्टी के बारे में सुन लो ध्यान से। काली मिट्टी का जो निर्माण होता है, वो पूछा गया सवाल है, काली मिट्टी का निर्माण जो है वो कैसे होता है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी बनती है। अच्छा, दूसरा सुनिएगा, काली मिट्टी जो होती है ना, वो कपास के लिए बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। यानी कपास की खेती अगर बहुत बेहतर होगी तो वो काली मिट्टी में होगी। एक और चीज देखो, इसमें पूछा गया सवाल था, यानी कि काली मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। क्या आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत अधिक मात्रा में जो होता है ये काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी के अंदर पाया जाता है। अच्छा, फिर सबसे कम कौन सा पदार्थ मिलता है, तो वो मिलता है नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस। देखो सुनो, दोबारा सुनो, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये तो सबसे ज्यादा मिलते हैं काली मिट्टी में, जिसे हम रेगुर मिट्टी बोलते हैं। लेकिन सबसे कम क्या मिलता है, तो नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस। तीनों को लिख लीजिएगा, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस। पोटास, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये सबसे कम मात्रा में जो मिलते हैं वो आपके रेगुर मिट्टी में मिलते हैं, मतलब काली मिट्टी में मिलते हैं। मेरा सवाल ये है कि कपास के लिए बेहतर मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण कहां से होता है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से। बस इतना ही आपको याद करना है। अच्छा, मिट्टी का एक और बहुत जरूरी सवाल आता है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछा जाता होगा आपसे। देखो, भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो भारत के अंदर सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी के 2-3 चीजें हैं जो बार बार पूछी गई है, तो मैं सोचा कि आपको बता देता हूं। देखिए, जलोढ़ मिट्टी ज्यादातर किस मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में। क्या उत्तर की जितना भी एरिया है, उत्तर मतलब भारत का नक्शा देखिए, उत्तर एरिया में जो भी है उसमें जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरा देखिएगा, इस मिट्टी के अंदर पोटास की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। क्या इस मिट्टी के अंदर पोटास की मात्रा जो होती है बहुत ज्यादा होती है, और इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। याद रखेगा, याद रखेगा, यानी पोटास की मात्रा तो ज्यादा होती है लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है। किस मिट्टी के अंदर, जलोढ़ मिट्टी के अंदर। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती हैं, खादर और भांगर। क्या जलोढ़ मिट्टी के अंदर सबसे कम मात्रा किसकी होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, खादर और बांगर। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, खादर और बांगर। अच्छा बताइएगा, खादर मिट्टी किसे बोलते हैं, बांगर मिट्टी किसे बोलते हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है। बताइएगा वो कौन सी मिट्टी जिसके अंदर पोटास की मात्रा अधिक होती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी है। क्या जलोढ़ मिट्टी जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। आगे देखिएगा, देखो भाई एक चीज याद रखना, कुछ नदियों के मैं वैदिक काल के मैं जिनको जिस नाम से पुकारा जाता था वो आपको बताता हूं। यानी मैं कुछ नदियां बताता हूं जिनको वैदिक काल में उनका क्या नाम था, ये पूछा गया सवाल है, इसलिए मैंने सोचा इसमें जो पूछा गया था वो झेलम नदी का वैदिक काल का नाम पूछा गया था। बाकी 3-4 है वो आपको बताता हूं, याद रखिएगा, याद करिए, लिखिए आप। देखिएगा, झेलम नदी का वैदिक काल में नाम क्या था, बितस्ता नदी। क्या झेलम नदी का वैदिक काल में नाम क्या था, बितस्ता नदी था। एक है इसमें रावी नदी का पूछा गया, रावी नदी का पूछा गया था। रावी नदी का पुराना वो क्या नाम था, उसे बोलते थे परुसनी नदी। चेनाब नदी को क्या बोलते थे, असकनी नदी। क्या बोलते, चेनाब नदी को असकनी नदी। ब्यास नदी का वैदिक काल में नाम क्या था, बिपाशा नदी। क्या बिपाशा नदी। अच्छा, परुसनी नदी बताओ किसको बोलते हैं, परुसनी नदी किसे बोलते हैं, रावी नदी को। बिपाशा नदी किसे बोलते हैं, व्यास नदी को। देखो आगे से पीछे से आपको कोई भी सवाल हो, हर तरीके से आपको जो वो याद रखना है, ठीक है। आप पीछे मत रहिए। एक बार पूछूं मैं आपसे, अगर आपको याद रहा हो तो, असकनी नदी जो है वो किसका नाम है बताओ, झेलम का या चेनाब का। असकनी नदी किसका नाम है, झेलम का या चेनाब का, तो वो है चेनाब नदी का, ठीक है। बेतस्ता नदी किसका नाम है, झेलम नदी का। क्या बेतस्ता नदी किसका नाम है, झेलम नदी का। झेलम नदी का पुराना नाम बेतस्ता नदी। दोनों तरीके से आप याद। और एक और पूछ लूं, बताइएगा बिपाशा नदी किसे बोलते हैं, व्यास नदी को। क्या बिपाशा नदी किसका नाम है, व्यास नदी, और व्यास नदी का ही दूसरा नाम बिपाशा नदी। और एक है परुसनी नदी किसे बोलते हैं, रावी नदी को। रावी नदी का पुराना नाम
परुसनी नदी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। भाई आप याद रखिएगा, बार बार मेहनत, देखो मेहनत लगता है। आप ये सोचें कि आसानी से हो जाएगा, तो भाई नहीं, ऐसा नहीं है, समय लगता है, याद करना पड़ता है। और मेहनत जो होती है ना, वो ऊपर वाला देख रहा है, देखेगा। वो कहते हैं ना, नौकरी जो होती है बड़ी मेहनत बड़े परिश्रम से मिलती है। और लेकिन हमारे आपके हाथ में क्या है बताओ? हमारे आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। बोलो है या नहीं भाई? और तो कुछ है नहीं। मेहनत करेंगे, दिन करेंगे, रात करेंगे, पूरी रात और दिन मेहनत करेंगे, थोड़ा याद क्यों नहीं होगा? बताइएगा। जीकेजीएस में हम बोल रहे हैं आपको 100 में से 100 दिला देंगे, मतलब 100% की गारंटी है जीकेजीएस की। अपना आप ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि भैया आज की वीडियो क्लास थोड़ी लंबी थी, लेकिन कितना बेहतरीन मजा आया और आपको कितनी चीजें जो वो सीखने को मिली। धन्यवाद। अपना साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू।